हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर का लास्ट यूनिट 5वां यूनिट, जिसका नाम है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण। इस यूनिट में बेसिकली बुद्धि पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। बुद्धि का अर्थ जानेंगे, बुद्धि के बारे में जानेंगे, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि के बारे में बेसिकली कंप्लीट डिटेल में हमको इस वीडियो में पढ़ना है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह पूरा ज़रूर से देखना है ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और इसके जो बाकी यूनिट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी यूनिट एक साथ देखने के लिए, सभी क्लासेस को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाना है। वहाँ पर आप सारे इसके यूनिट्स एक साथ देख पाएंगे प्लेलिस्ट में। और काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको पीडीएफ की ज़रूरत रहती है, पीडीएफ से पढ़ने में उनको कंफर्टेबल रहता है, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप पीडीएफ आसानी से ले पाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बुद्धि के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे बुद्धि का अर्थ। तो देखिए, किसी व्यक्ति की क्षमताओं अथवा संज्ञानात्मक शक्तियों की सूचना देने के संबंध में बुद्धि प्रयुक्त होती है। किसी व्यक्ति की क्षमताओं अथवा संज्ञानात्मक शक्तियों की सूचना देने के संबंध में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बुद्धि शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने कथन दिए हैं। आइए अब उन कथनों की बात करते हैं। पहला कथन दिया है बर्ट ने। बर्ट के अनुसार दोस्तों कथन आता है कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। ये हमने जान लिया है कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। इसके बाद में बात करते हैं वेस्लर के अनुसार। वेस्लर ने इसके बारे में कहा है कि बुद्धि व्यक्ति की वह सार्वभौमिक शक्ति है जो उसे ध्येय युक्त करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता देती है। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रेसलर ने क्या कहा है कि बुद्धि व्यक्ति की यह सार्वभौमिक शक्ति है जो उसे ध्येय युक्त करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने, वातावरण के साथ में प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता देती है। ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार बुद्धि व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का योगफल है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफल होता है और अपने वातावरण के साथ समायोजन कर पाता है। इस तरह से आपको बुद्धि का अर्थ के बारे में जानकारी रखनी है। यहाँ पर दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना है, ताकि अगर आपको आधा कुछ भी थोड़ा याद रहता है तब भी आप अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर पाएँ और अपने शब्दों में थोड़ा सा डिटेल में लिख पाएँ और कॉपी को भर पाएँ। तो वो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको कितना आप कैच कर पा रहे हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते रहें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। बुद्धि के सिद्धांतों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं। बुद्धि में उतने ही तत्व निहित होते हैं जितने की व्यक्ति क्रिया करता है। जितनी हम क्रिया करेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर दिमाग चलाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसमें तत्व रहेंगे। ये सभी तत्व मिलकर के कार्य करते हैं। इन सभी तत्वों से मिलकर के एक सामान्य तत्व बनता है। तो चित्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अंग्रेजी के लिए S1, गणित के लिए S3, हिंदी के लिए S2। तो इस तरह से कुछ कार्य मिलकर के तत्व का निर्माण करते हैं जो कि केंद्र में यहाँ पर रहता है। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर संकेत इसके दिए हुए हैं S1, S2, S3, विशिष्ट तत्व 1, 2, 3। इस तरह से आपको संकेतों का ध्यान रखना है। इस संबंध में थॉर्नडाइक के 2 दृष्टिकोण रहे हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला दृष्टिकोण रहा है थॉर्नडाइक का पूर्ण दृष्टिकोण, और उसके बाद में दूसरा दृष्टिकोण है थॉर्नडाइक का पश्चात दृष्टिकोण। पहले हम बात करेंगे पूर्ण दृष्टिकोण की। तो देखिए, कोई सामान्य तत्व बुद्धि में नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए पृथक, विशिष्ट तथा स्वतंत्र योग्यता की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में थॉर्नडाइक ने 6 मूल तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है अंक योजना, दूसरा है शाब्दिक योग्यता, तीसरा है बुद्धि योग्यता, और चौथा है तर्क योग्यता, पांचवा है स्मरण योग्यता, और छठा है भाषण योग्यता। तो ये कुल 6 मूल तत्वों का उल्लेख इन्होंने अपने पहले दृष्टिकोण में किया है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे दृष्टिकोण की। दूसरा दृष्टिकोण में देखिए थॉर्नडाइक का पश्चात दृष्टिकोण। बाद में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के संबंध में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया। यहाँ पर उनके किसी सामान्य मानसिक योग्यता को नहीं माना। मस्तिष्क का गुण जो है स्नायु तंत्रों का जो मात्रा है उस पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि बुद्धि उतनी ही अच्छी होती है जितने अधिक मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध होते हैं। इसकी व्याख्या थॉर्नडाइक ने SR सिद्धांतों पर की। जिन अनुभवों पर उद्दीपन प्रक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है वे भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं का समाधान अधिक सरल बना देते हैं। इस तरह से आपको दोनों दृष्टिकोणों के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं थ्रस्टन के सिद्धांत की। थ्रस्टन ने मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1938 में किया। उसने 56 मानसिक परीक्षण 240 कॉलेज विद्यार्थियों को दिए।
उसने प्राप्त पद्धतियों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई सामान्य कारण नहीं है, लेकिन कुछ प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं। उनकी संख्या उन्होंने 72 बताई। 1941 में थ्रस्टर ने इसमें संशोधन किया और बताया कि ये सिर्फ 7 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले उनकी संख्या 72 थी और उसके बाद में सिर्फ 7 उन्होंने बता दी। और आइए अब हम जानते हैं कि 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली हम बात करते हैं बुद्धि की संरचना इन 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर स्पष्ट होती है, जो कि निम्न है। तो देखिए, पहली है एस यानी कि प्रेक्षण योग्यता, दूसरी है एन अंकन योग्यता, तीसरी है वी शाब्दिक योग्यता, चौथा है पी प्रत्यक्ष बोध योग्यता, और 5वें नंबर पर है एम स्मृति योग्यता, 6ठे नंबर पर डब्ल्यू शब्द प्रवाह योग्यता, और 7वें नंबर पर है आर तर्क योग्यता। इस तरह से ये 7 मानसिक जो योग्यताएं हैं उनके बारे में थ्रस्टन ने चर्चा करी। इसके बाद में थ्रस्टन ने इन 7 प्राथमिक योग्यताओं के आधार पर 7 परीक्षण बुद्धि मापन के लिए तैयार किए। ये परीक्षण एक ही बुद्धिलब्धि देते हैं। इनके प्राप्तांक एक ही न होकर के 7 होते हैं, तो अलग अलग वहाँ पर उनके प्राप्तांक आए। सिद्धांत की आलोचना क्या क्या हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली आलोचना हुई कि यह धारणा गलत है कि एक ही प्रकार की मानसिक योग्यता समूह में पाई जाती है। उसके बाद में दूसरी यहाँ पर बात आई कि इसके आधार पर बालक के व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि हम बुद्धि का परीक्षण नहीं करते बल्कि बुद्धि क्षमतापूर्ण व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। तो ये इस सिद्धांत के थ्रस्टन के सिद्धांत की आलोचना ही रही। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले हम बात करेंगे अमूर्त बुद्धि के बारे में। अमूर्त बुद्धि का जो कार्य है सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों को चिंतन तथा मनन के माध्यम से हल करना है। समस्याओं तथा अनुभवों की प्रतिमाओं को आधिकारिक स्पष्ट करती है। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि अपने भावों को इसी बुद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि में शब्द, अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यह पठन की सीखने की प्रक्रिया है। उन समस्याओं को हल करने की भी प्रक्रिया है जिनमें शब्द एवं प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए शब्द व प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कला अमूर्त या मौखिक बुद्धि की ही देन है। विद्यालय में पठन, गणित, भूगोल, इतिहास एवं ऐसे विषयों में सफलता के लिए अमूर्त बुद्धि का विकास किया जाना आवश्यक है। मस्तिष्क का पहला कार्य प्रतिबोध एवं अवबोध करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी वस्तु को पहचानता व समझता है। जब वह मस्तिष्क का पहला कार्य है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बात करनी है। इसके बाद में अमूर्त बुद्धि का परीक्षण 3 प्रकार से किया जाता है, वो आइए जानते हैं। पहला है आकांक्षा का स्तर। तो इसमें देखिए, बुद्धि की आकांक्षा के स्तर का मापन करने से हमें उस व्यक्ति की अमूर्त बुद्धि का पता चलता है। जिस व्यक्ति की आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा उसकी अमूर्त बुद्धि भी उतनी ही तीव्र होगी। इसके बाद में दूसरा परीक्षण है विभिन्न प्रकार के कार्य करना। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करते हैं उनके अनेक कार्यों में करने की क्षमता में अमूर्त बुद्धि के विषय में जाना जा सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा परीक्षण है कार्य करने की गति। जो व्यक्ति अमूर्त कार्यों को जितना अधिक गति से करता है उसकी अमूर्त बुद्धि के जो अनुसार कम या अधिक होगी। तो उस तरह से आपको तीनों के बारे में जानकारी रखनी है। इसके बाद में आती है मूर्त बुद्धि दूसरे नंबर पर। तो वस्तुओं को समझने और उनके अनुरूप क्रिया करने में बुद्धि का उपयोग किया जाता है। इसको यांत्रिक या गत्यात्मक बुद्धि भी कहा गया है। इस प्रकार की बुद्धि उन परिस्थितियों में कार्य करती है जिनमें वस्तु या उद्देश्य निहित होता है। मिस्त्रीगिरी का काम, मशीनों की ओवरहॉलिंग आदि यंत्रों से संबंधित काम इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसा व्यक्ति उन समस्याओं को शीघ्र हल कर देता है जिनमें मूर्त वस्तुओं को अपनाया जाता है। तो मूर्त बुद्धि मतलब कि मूर्त समस्याओं का, मूर्त वस्तुओं का यहाँ पर हल यहाँ पर होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मूर्त बुद्धि का दूसरा स्वरूप शारीरिक शिक्षा से भी देखा जा सकता है। इसमें गत्यात्मक योग्यता निहित रहती है। नृत्य, खेल तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों में यह बुद्धि निहित होती है। तो यहाँ पर हमने मूर्त बुद्धि की बात कर ली है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्ति की वह योग्यता है जो समाज में समायोजन की क्षमता उत्पन्न करती है। सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति को समाज में संबंध बनाने के लिए यह बुद्धि योग्यता प्रदान करती है। इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत व्यवहार कौशल आता है। व्यवहार कौशल के साथ व्यक्तित्व एवं चरित्र के गुण निहित होते हैं। स्वभाव, मन स्थिति, मनोवृत्ति, ईमानदारी, निर्णय, हास्य स्वभाव आदि कारक सामाजिक बुद्धि की ओर संकेत करते हैं। और सामाजिक बुद्धि जितनी तीव्र होगी तो समाज में जो सामंजस्य है वो हमारा ठीक स्थापित हो पाएगा। तो इस तरह से आपको तीनों बुद्धियों के बारे में जानकारी रखनी है। और यहाँ पर एक कथन भी दिया गया है जो कि आपको ध्यान रखना है। ड्रेवर एवं वालस्टीन के अनुसार सामाजिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में उन व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। तो ये जो कथन है ड्रेवर और वालस्टीन का,
ये भी आपको ध्यान रखना है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत। इसके बाद में बात करते हैं बुद्धिलब्धि की। बुद्धिलब्धि वह है जो किसी व्यक्ति की योग्यता या प्रतिभा की मात्रा को बतलाती है, अथवा किसी व्यक्ति के पास बुद्धि की कितनी मात्रा है उसकी माप करना, उस व्यक्ति की बुद्धिलब्धि जानना है। बुद्धिलब्धि से वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु के पारस्परिक संबंध तथा विकासात्मक गति का ज्ञान होता है। तो इसका फॉर्मूला है बुद्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और इंटू में है 100। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। और अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि आप किस तरह से बुद्धिलब्धि पता कर पाएंगे। तो उदाहरण देखिए, किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु 10 वर्ष है लेकिन मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होगी। बुद्धिलब्धि के लिए हमने डिस्कस किया मानसिक आयु ऊपर और वास्तविक आयु नीचे रहेगी। तो मानसिक आयु 8 ऊपर रख दिया है और वास्तविक आयु 10 को नीचे रख दिया है और इंटू 100 कर दिया है। सॉल्यूशन करने पर आपके सामने 80 जो यहाँ पर आंसर आएगा, ये जो है उस व्यक्ति की बुद्धिलब्धि आ जाएगी। तो इस तरह से उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए हैं कि बुद्धिलब्धि आपको किस तरह से ज्ञात करनी होती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। गार्डनर 1983 का बहुबुद्धियों का सिद्धांत यह बताता है कि किस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार से सूचना संसाधन कौशल संबंधित होते हैं। गार्डनर का विश्वास है कि बुद्धि को सुस्पष्ट संसाधन की क्रियाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि व्यक्तियों को समस्याओं के समाधान, उत्पादनों के सृजन तथा नए ज्ञान की सांस्कृतिक मूल्यित गतिविधियों को बहुउद्देश्य व्यू रचना में खोज की अनुमति देती है। गार्डनर ने निम्नलिखित 7 स्वतंत्र बुद्धियों को प्रस्तावित किया है। आइए गार्डनर की 7 बहुबुद्धियों को जानते हैं। पहली बहुबुद्धि आती है भाषिक बुद्धि। इसमें देखिए, यह मस्तिष्क के बाएं अर्धगोलार्ध में स्थित रहती है। भाषिक पक्ष अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान और वाग्यता की जो बुनियादी क्रियाएं हैं उनका यह निष्पादन करता है। यह उन व्यक्तियों में होता है जिनमें अर्थ के संबंध में, शब्दों के क्रम में, संबंध में तथा भाषा के विभिन्न प्रयोग के संबंध में संवेदनशीलता होती है, जैसे कवि, पत्रकार, संपादक। तो शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि भाषिक जो बुद्धि है वो किस में काम आएगी, कवियों के, पत्रकार में, संपादकों के, इनके काम आएगी जिनमें भाषा का काम ज़्यादा होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी बुद्धि की। दूसरी बुद्धि है संगीतात्मक। तो संगीतात्मक में देखिए कि यह मस्तिष्क के दाएं अर्धगोलार्ध में स्थित रहती है। संगीतात्मक पक्ष स्वरमान, प्रबलता, लय और ध्वनि रूप की बुनियादी क्रियाओं का संचालन करता है। समस्त प्रतिभाओं में संगीतात्मक प्रतिभा सबसे पहले उदय होती है। संगीतात्मक बुद्धि का अध्ययन हमें संगीत के विभिन्न रस को समझने में सहायता करता है। तो संगीतात्मक बुद्धि का सीधा तात्पर्य संगीत से है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली बुद्धि के बारे में। तो तीसरे नंबर पर है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो यह पुरुषों के मस्तिष्क के दाएं अर्धगोलार्ध में तथा महिलाओं के दोनों अर्धगोलार्धों में स्थित रहती है। तार्किक गणितीय पक्ष तर्क की लंबी श्रृंखलाएं तथा अमूर्तन की और गणना की क्षमता की बुनियादी क्रियाओं का निष्पादन करता है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि मतलब कि गणना से संबंधित रहेगा और गणना की क्षमता की बुनियादी जो क्रियाएं हैं उनका निष्पादन करेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे नंबर पर देशिक बुद्धि। यह मस्तिष्क के दाएं अर्धगोलार्ध में स्थित रहती है और देशिक पक्ष सही वस्तु प्रत्यक्षण और वस्तुओं के मस्तिष्क में रूपांतरण एवं घुमाने की क्रियाओं का संचालन करता है। चौथी बुद्धि के बाद में अब पांचवी नंबर की बुद्धि है शारीरिक गतिज बुद्धि। इसमें देखिए यह दाएं मस्तिष्क प्रधान व्यक्तियों में बाएं अर्धगोलार्ध में स्थित रहती है तथा बाएं मस्तिष्क प्रधान व्यक्तियों में दाएं गोलार्ध में स्थित होती है। यह पक्ष शरीर नियंत्रण एवं वस्तुओं के परिचालन की बुनियादी क्रियाओं का निष्पादन करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनवैयक्तिक बुद्धि के बारे में। छठे नंबर पर यह पुरुषों के मस्तिष्क के दाएं सामने के क्षेत्र में स्थित होती है तथा महिलाओं के दाएं बाएं दोनों के सामने क्षेत्र में स्थित होती है। व्यक्तिगत पक्ष स्वगत समझ यानी कि अपनी अनुभूतियों को जानना और अंतःवैयक्तिक समझ दूसरों की मनोवृत्ति, अनुभूतियों एवं आवश्यकताओं की जानने की जो बुनियादी क्रियाएं हैं उनका निष्पादन इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में बात करते हैं अंतिम बुद्धि, सातवीं नंबर की बुद्धि के बारे में, प्राकृतिक बुद्धि। भौतिक संसार में समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान की योग्यताओं को प्राकृतिक बुद्धि माना जाता है, जैसे प्रकृतिवादी, जीव विज्ञानी तथा मानववादी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन 7 बुद्धियों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। इस तरह से दोस्तों हमने आपके फर्स्ट पेपर का अंतिम यूनिट 5वां यूनिट भी डिस्कस कर लिया है और कंप्लीट फर्स्ट पेपर के जो इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियोस हैं चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। वीडियोज से अपने तैयारी कीजिए और आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।